1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को अभी टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टल को अपने पास बुलाया और एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा के रख दी थी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उनको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की जर्रा बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलीशान इन्फो यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस फैंटास्टिक वाकया की बात 4 नवंबर 1921 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं थी, न ही पैसेंजर का सामान चेक किया जाता था और न ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरियन का जहाज बोइंग 727 था जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सीधा सियाटल पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ कोपर नामी ये पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ में एक सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी अलाउ था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही वैन को ऊपर पीछे मुड़ा और पास बैठी एयर होस्टल को हंसते हुए एक चिट्ठी थमा दी। एयर होस्टल जिसका नाम फ्लोरेंस शोपरन था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मिस आई एम बम अवेयर, आई विल लाइक टू, मेरे पास बम है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शोपरन जब ड्राइंग पेपर के बराबर आकर बैठ गए कि उसने अपना ब्रीफकेस खोला जिसमें डायनामाइट की 8 पैक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट जहाज हाईजैक हो चुका था। डैन कोपर की टोटल 3 डिमांड थी। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख और कैश और 2 पैराशूट और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूलिंग तक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शोपरन को इंटरेक्टली ये भी बोला अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फोड़ दूंगा। कोपर के अलावा जिस जहाज में 35 पैसेंजर थे जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाकया का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शोपरन डैन कोपर की डिमांड लेकर ऑफिस में गई तो कैप्टन को सारा वाकया सुना दिया। दूसरी एयर होस्टल का नाम टीना मुरक्कर था। वो अब एक इंटर लेकर डैन कोपर के पास आकर बैठ गई। पायलट और डैन कोपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि यह अमेरिका की हिस्ट्री का होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रेमथेम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटी और FBI ने यह फैसला किया हाईजैकर की सारी डिमांड पूरी की जाए। जाहिर है कि अथॉरिटी को भी मालूम था कि डैन कोपर उनसे बात कर ज्यादा दूर नहीं जा सकता। फ्लाइट जिसको सिर्फ 45 मिनटों में सियाटल में लैंड करना था वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के इर्द गिर्द गर्दिश करती रही और बताया 35 पैसेंजर इस वाकया से बिल्कुल बेखबर थे। उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से इनकी लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सियाटल नेशनल से $20,000 के नोट इकट्ठे किए गए और उनके सीनियर नंबर दर्ज कर लिए गए। करीबी क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गई। 5:45 तक जहाज को लैंड करवाया गया और वादे के मुताबिक डैन कोपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट के पीस फराम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी कराने के बाद डैन कोपर ने 35 पैसेंजर और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी जबकि पायलट और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में ही रहने का कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर टेक ऑफ कर गया। डैन कोपर ने अपने साथ बैठी टीना मुरक्कर के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी और वो चाहता था कि जहाज के लेंस गियर और फ्लैश खुले रहे, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड 320 किलोमीटर पर हो और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स पूरी कर दी।
लेकिन जहाज को सीधा मुंशी को लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कॉपर को रिफ्यूलिंग की के दो ऑप्शन दिए, रीनो या फिर फिनिश। डैन कॉपर रीनो पर राजी हो गया और दूसरी तरफ लोकल और फैलर अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। दो फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया और लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए गए। रात के अंधेरे में जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। इतने में डैन कॉपर ने पास बैठी टीना मकरू को कोपरेटमेंट में जाने का कहा, जहां दो पायलट एक फ्लाइट अटेंडर मौजूद थी। टीना कोपरेट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा, डैन कॉपर अपनी कमर पर कुछ बांध रखा था। उसके बाद जहाज की सीटी खुली और डैन कॉपर ने वहां से छलांग लगा ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों में, इस केस को आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ, पूरे जहाज को अच्छी तरह से चेक किया गया। जहाज में न ही कॉपर था और न ही कोई बम मिल सका। न सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाकया के बाद डैन कॉपर का कहीं भी अता पता न लग सका, न ही जिंदा न ही मुर्दा। आखिर डैन कॉपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों में मिट्टी डालकर चला गया। ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कॉपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन इसे केस खुला रह जाने की वजह से ये बात क्लियर थी, उसने सिएटल और रीनो के बीच में ही कहीं छलांग लगा ली थी। FBI ने जहाज में सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कॉपर की टाई और 8 सिगरेट बट्स और एक पैराशूट मिला जो कॉपर पीछे छोड़ गया था। हटा के किसी के पास उसकी कोई फोटो नहीं थी। मैसेंजर और क्रूज इंटरव्यू लेने के बाद डैन कॉपर के हुलिये का एक स्केच बनाया गया। इसके पहले के डैन कॉपर को एटर और रीनो के बीच तलाश किया जाता। FBI को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पे था, यानी जिस बात पर जहाज ट्राई कर रहा था ओनली जहाज रिकॉर्डर था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड पहले से मालूम था ही, उसके साथ साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयर केस 8:10 पर खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन डैन कॉपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफेंस किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एरिया टीम पोर्टलैंड सर्च टीम ने पूरे एरिया का चपा छान लिया, लेकिन न कॉपर का नामो निशान मिला और न ही कोई ब्रीफकेस और न फिर पैसे। हत्या के इस पूरे एरिया में शदीद सर्दी थी। सबको यही लगा के डैन कॉपर मर गया होगा। उसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से मदद लेना शुरू कर दी। डैन कॉपर का स्केच और $2 लाख के सीनियर नंबर भी अखबारों में छाया कर दिए गए और डैन कॉपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया। उनका प्लान था कि कॉपर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे उस सीनियर नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों बाद यानी 1918 में एक वाकया हुआ। सदर्न बोर्न बल्टन में एक किनारे बीच है जिसको टीम बार कहा जाता है, जहां एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उनको एक रिबन के किनारे 3 गठियां मिली। ये $20 के नोटों की गठियां थी जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीनियर नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कॉपर लेकर गया था। डैन कॉपर हाईजैकिंग केसेस के 9 सालों बाद ये पहले सबूत थे जो मिले थे, लेकिन बजाय केस को सोल्व करने इस वाक़े के बाद केस को मजीद सुलझा दिया गया क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन के करीब 27 किलोमीटर दूर पर मिल गए थे। पहले ये समझा गया कि डॉन रिवर में ये पैसे डॉन के ऊपर से ही गिरे होंगे और वहां से बहते हुए यहाँ तक आए होंगे वो, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि रिवर तो अपजेंट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करती है, यानी ये पैसे रिवर से बहकर टीना वार बीच तक कहीं भी किसी भी सूरत नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए ये मामला सुलझने के लिए उलझता ही जा रहा था।
न सिर्फ इतना, 3 बार बीतकर यहाँ ये पैसे मिले थे, जहाँ 1974 में खुदाई का काम किया गया था और हाईजैकिंग के 3 सालों बाद टीना बाज बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इंफॉर्मेशन के बारे में तो यही मालूम होता है कि डैन कॉपर और यहाँ उसके किसी साथी ने जानबूझकर इस केस को जाने के लिए इस 3 सालों के बाद टीना बीच पर पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने कॉपर नामी दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खातर खा प्रूफ न मिल सका। हिस्ट्री शायद ये भी कहती है कॉपर ट्रेन मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो मिलिट्री पैराशूट था। उसको ऑपरेट करना दूसरी पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़कर चला गया था। 1918 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बता 9,710 नोट दोबारा कहीं नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पर FBI डैन कॉपर के इस स्केच के अलावा ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था, और ये टाई जिसमें ड्रिप लेफ्ट साइड पर लगी थी, जिसमें यह जाहिर होता है डैन कॉपर लेफ्ट हैंडर था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और इस केस की फाइल आज भी खुली हुई है। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें।